हेलो बच्चे, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और जो आवाज़ की कल समस्या हम लोगों की रही थी बच्चा, वो आज बच्चे आप लोगों को भरपूर मज़ेदार एकदम बिंदास तरीके से वो परेशानी जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी और आवाज़ एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आ रही होगी। तो एक बार सभी लोग बताएंगे क्या सब कुछ ठीक है? एक बार सभी लोग बताएंगे बच्चा, सभी बच्चे एक बार बताएंगे क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है तो एक बार थम्स अप करेंगे। सब कुछ ठीक है तो एक बार थम्स अप करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद बच्चे। तो कल की क्लास मैं ये मानता हूँ कि बच्चे कल की क्लास हमारी प्रॉपर वे में नहीं हो पाई थी और हम लोगों ने मतलब एक दो डेफिनेशन पढ़ने के बाद बच्चे वो आवाज़ में प्रॉब्लम की वजह से वो मुझे क्लास जो है वो बंद करनी पड़ी थी। तो उसके लिए सॉरी, और अब आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो हमारा शुरुआती काम है बच्चा उसको ख़त्म कर दीजिए। मतलब 1000 से ज़्यादा लोग लाइव हैं और लाइक की संख्या देखी जाए तो केवल 396 है। तो बस शुरुआत में आप लोगों से बोल रहा हूँ, बाकी आगे नहीं बोला जाएगा। मन करे तो कर देना, मन तो कर जाएगा। जब चीज़ें मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा तो मन तो अपने आप करेगा कि क्लास को लाइक भी करना चाहिए। ठीक है, तो कल जैसा मैंने आप लोगों को बताया बच्चे कि हम लोग मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे, कितने दिन में हम लोगों का कोर्स खत्म हो रहा होगा। तो अप्रोक्स 3 मंथ में बच्चा हम लोग पूरी तरीके से कोर्स को ख़त्म कर लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से ख़त्म कर लेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि आज शाम को 7 बजे, मतलब आप लोग दिमाग में सेट कर लो कि सुबह 7 बजे अर्थमेटिक डेली होगा, मंडे टू सैटरडे, और शाम को 7 बजे बच्चा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग एडवांस मैथ को कर रहे होंगे। एडवांस मैथ का जो आज टॉपिक रहने वाला है वो मेंसुरेशन रहने वाला है। हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से दिल्ली पुलिस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो HCM हो, चाहे वो AW हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो बच्चे, क्वेश्चन तो यहाँ से तय है। इसलिए आप लोग बिल्कुल अलार्म को सेट कर लीजिए कि शाम को 7 बजे जो है हमें एक बेहतरीन तरीके से जुड़ना होगा। ठीक है, बस मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। लास्ट बात ये बोलता हूं कि बच्चे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर 1 घंटा यहां क्लास लेते हो तो 2 घंटे घर पढ़ने की जरूरत है, उसी चीज पे मेहनत करने की जरूरत है। PDF को सॉल्व करने के बाद उसी के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जो ये मैथ वीक वाला वर्ड है या मैथ से डर लगता है ये वर्ड है बच्चा, ये पूरी तरीके से आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं वर्डों के साथ बच्चे क्लास को स्टार्ट करता हूं। जल्दी से एक बार कहेंगे कि हम लोग तैयार हैं, बिना लेट लतीफी के आप क्लास को शुरुआत करो। तो जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, सभी बच्चे बच्चा एक बार थम्स अप करेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, सबसे पहले बच्चा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोर्स जो है आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए बच्चा हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल से आप लोग डेमो देख ही रहे हैं और बच्चा डेमो का जो रहने वाला है, डेमो वो 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 केवल डेमो पे बच्चा जो ऑफर रहेगा वो मतलब RWA 20 आपको अप्लाई करना है और 20% आप लोगों को ऑफ मिल रहा होगा। हर कोर्स पे बच्चा 20% ऑफ मिल रहा होगा और कॉम्बो पर भी 20% ऑफ मिल रहा होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से आज फिर बता देता हूं बच्चे, अगर आपने परिश्रम बैच परचेज किया है, केवल परिश्रम बैच परचेज किया है, या आपने कॉम्बो बैच परचेज किया है, उसी केस में बच्चा परिश्रम 2.0 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, इन दोनों केस में बच्चा आप लोगों को पेमेंट करना होगा। वो दिल्ली पुलिस परिश्रम बैच जो होगा 2.0 वो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, रोज रोज एक ही बात पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो सफल होना चाहता होगा, जो सफलता इसी बार लेना चाहता होगा, ये सारी बातें उसके जहन में बैठ चुकी होंगी, दिलो दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुकी होंगी। तो इसके बाद बच्चे हम लोग कर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कल प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर चुके थे। 2 मिनट में सारी चीजें मैं रिकॉल करा देता हूं। प्राकृतिक संख्या बच्चे क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर 1 से इंफिनिटी तक की मैं संख्याओं की बात करूं तो उन्हें ही नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स को बच्चा काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। और नेचुरल नंबर्स के अंदर हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा था। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, n इंटू n प्लस 1/2 पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब हम लोगों ने देखा था क्या होता है। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये सारी चीज मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर्स में बताई थी। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। यहां से क्वेश्चन कब कराऊंगा, कल यहां से क्वेश्चन भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर क्या होता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर दिया जाए, अगर नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि वो होल नंबर कहलाते हैं। यानी जीरो से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं बच्चा, होल नंबर कहलाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इंटीजर पे बात की थी, यानी पूर्णांक पे हम लोगों ने बात की थी। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी संख्या आपको दी हुई है, पूर्ण संख्या, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी पूर्ण संख्या दी हुई है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो वो संख्याएं जो हैं वो इंटीजर कहलाएंगी, यानी पूर्णांक कहलाएंगी। पूर्णांक को हमने बच्चा 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हमने धनात्मक पूर्णांक कहा था। +1 से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन बच्चा सेम है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बच्चा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेके माइनस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, यानी जिनमें जो साइन का यूज होता है वो नेगेटिव साइन का यूज होता है, ऐसी सभी संख्याओं को बच्चा ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो बात अटकी थी बच्चा, मुद्दा जो अटका था वो इस बात पे अटका था जी, इंटीजर में आप लोगों ने ये बताया कि माइनस अनंत से लेके, इंटीजर में मैंने क्या बताया था बच्चे, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारे इंटीजर कहलाते हैं। पॉजिटिव ने आपने ये बताया था जी, +1 से लेके जो संख्याएं होती हैं इंफिनिटी तक, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर में आपने ये बताया कि -1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो को तो ना इसमें काउंट किया, जीरो को ना आपने इसमें काउंट किया, जबकि जीरो इसमें तो आता है। तो फिर जीरो क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि जीरो क्या है तो आप कहेंगे जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, जीरो तो केवल एक इंटीजर होता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जीरो क्या है बच्चा, तो आप लोग कहोगे जीरो तो
केवल इंटीजर है, ना तो वो पॉजिटिव होगा ना वो नेगेटिव होगा। तो इसी के साइड एक कोपचे में लिख लेंगे बच्चा, जीरो केवल क्या है, जीरो केवल पूर्णांक है। जीरो केवल पूर्णांक है, ना तो उसे हम धनात्मक की श्रेणी में रखते हैं ना उसे ऋणात्मक की श्रेणी में रखते हैं। जीरो ओनली इंटीजर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले पॉइंट की तरफ। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग यहां से कर रहे हैं। चीजों को समझते हुए चलिए बच्चा, एक एक बात को समझते हुए चलिए। ये जो है नंबर सिस्टम की नींव है, और नींव अगर मजबूत पड़ गई ना तो महल भी मजबूत ही खड़ा होगा। पहला पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, यानी सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या वो संख्या होती हैं बच्चे जो दो से डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइडेड बाई टू। जो संख्या दो से डिवाइड हो जाती है, जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है, वो सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। आप लोग देखेंगे, इसे दूसरे वर्डों में अगर मैं बताऊं, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर बच्चे 02468 मौजूद है, तो वो सारी संख्याएं टू से डिवाइड होंगी, और जो संख्या दो से डिवाइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो सम संख्या कहलाएगी। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो दो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई कि अगर कोई संख्या दो से डिवाइड हो जाती है तो वो सम संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा ये कहती है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे, यानी यूनिट डिजिट प्लेस पे बच्चा 02468 मौजूद है, तो वो सारी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, अगर कोई आपसे बच्चा ये पूछता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, अगर कोई आपसे फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम आप लोगों से पूछता है, यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है बच्चे 2468 और कहां तक लिखी हुई है, n तक लिखी हुई है। तो अगर वो इनका योग आप लोगों से पूछता है, सम आप लोगों से पूछता है, तो आप लोगों को बताना है सम जो होता है वो n इंटू n प्लस वन होता है। वो क्या होता है बच्चे, वो n इंटू n प्लस वन होता है। और n क्या हो जाएगा, n होता है बच्चे पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि दो से लेके यहां तक कोई संख्या लिखी हुई है, प्रथम n सम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आपको इनका सम बताना है, तो आप बताएंगे सम का फॉर्मूला ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि पहली 30 जो है, पहली ये टर्म्स लिखी हुई है और यहां पे एक टर्म दी हुई है 48, तो आपसे पूछा कि इनका योग क्या होगा, इन सारी संख्याओं का सम क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चा हमें पदों की संख्या निकालनी होती है, यानी कि हमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बच्चा आखिरी जो टर्म है उसे दो से डिवाइड कर दो। जब दो से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू बच्चा 24 आ जाएगी। यानी इस पूरी श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वो 24 है। और हमने बताया है कि योग क्या होता है, n यानी 24, और n प्लस वन यानी 24 में एक जोड़ोगे तो 25 आएगा। 25 चौका 100 को जीरो हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा बच्चे, वो 600 आ जाएगा। एक बार कमेंट पढ़ाना इसका, सूरज उपाध्याय। सर जी डिवाइड नहीं डिविजिबल होगा, ध्यान दीजिए प्लीज। क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई टू। हाँ, डिवाइडेड बाई टू मतलब इसमें दिक्कत कहाँ आ गई।
अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है, आप कह रहे हो डिविजिबल बाई 2, ले भाई चलो हम गलत होंगे आप सही हो, मानते हैं आपकी इस बात को, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, खुश। ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज जो है इंग्लिश में काम आएंगी। एरर वहां पहचानने का काम करना है, जहां जरूरत है बच्चा वहां पहचानो एरर, यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत नहीं है, यहां मैंने समझा दिया है, समझ में आपको आना चाहिए, है ना। आपका मान लिया बच्चे डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जो मुद्दे की बात है यार, पता है बीच में भटका देते हो तुम, है ना। और जो आपके कमेंट ना पढ़ूं तो फिर आप लोग कहते हैं जी कमेंट पे ध्यान नहीं देते, और ये रिकॉर्डेड क्लास, ये क्लास, वो क्लास। चलो, मैंने इवन नंबर के बारे में आप लोगों को बताया कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं या 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं जो हैं वो इवन नंबर कहलाती है। दूसरे शब्दों में बच्चा, अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे अंक मौजूद हैं तो वो सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर कहलाएंगी। अगर मुझसे फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम पूछा जाता है तो बच्चा मेरा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 होता है। अब n क्या होता है, n मेरी नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या होती है, और निकलती कैसे है, आखिरी पद को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। आखिरी पद क्या था बच्चे, 48 था, उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, मेरे पास पदों की संख्या निकल के आ गई, यानी n की वैल्यू निकल के आ गई। और अगर उस n की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे तो इन सब का योग निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये बच्चा इवन नंबर का पॉइंट था। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इवन नंबर में ही आप लोग एक पॉइंट बना के लिख लेना, वैसे तो हर कोई जानता है पर मुझे बताना जरूरी है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होगी। हम क्या कहेंगे, सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होगी। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद ये पॉइंट लिख लेना, उसके बाद लिखना बच्चे सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। एक चौथा पॉइंट और बता देता हूं आप लोगों को, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी फर्स्ट n इवन नंबर जो हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होगा, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। चौथा पॉइंट बच्चे गौर से देखेंगे, अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, और ऐसे ही टर्म लिखी हुई है n का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने स्क्वायर नहीं किया था, प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा था, तो उसका निकालने का यह तरीका है। अगर मैं पूछूं प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछूं तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे n इंटू एन प्लस 1 होता है, यहां पे n प्लस 2 होता है, बटे में बच्चा 6 हो जाएगा। और n क्या होता है, यहां पे n होता है बच्चे आखिरी पद यानी लास्ट टर्म होती है। n क्या होता है, n आखिरी पद यानी लास्ट टर्म होती है। ये 4 पॉइंट अपने जहन में बैठा लो, एक बार बोर्ड पे निगाह मारो और मुझे बताओ अगर कहीं कोई समस्या है तो। अगर कोई समस्या है तो जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे, जल्दी बताओ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले इवन नंबर हेडिंग डालना, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो इवन नंबर कहलाएंगी। दूसरा पॉइंट, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 होता है, और n कैसे निकलता है, आखिरी पद को 2 से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा पॉइंट मैंने बताया सबसे छोटी सम संख्या मेरी 2 होती है, और चौथा पॉइंट मैंने ये बताया प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2/6 होता है, और n क्या होता है बच्चे, आखिरी जो पद होता है वो n होता है, आखिरी जो पद होता है बच्चे वो n होता है। तो ये सम संख्या का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे।
अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पे बात करता हूं विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या बच्चे जस्ट अपोजिट सम संख्याओं का। विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती है, जो दो से डिवाइड नहीं होती, या जिसके इकाई के स्थान पे बच्चा अगर 1 3 5 7 9 दिखाई देता है, तो ये सारी संख्या जो होती है विषम संख्या होती है, ओड नंबर होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटा ओड नंबर जो होता है वो 1 होता है। सबसे छोटा ओड नंबर क्या होता है, वो 1 होता है। अगर मैं तीसरा पॉइंट आप लोगों के सामने लिखूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, फर्स्ट n ओड नंबर्स का बच्चे सम क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर मैं आपसे योग पूछता हूं इनका, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, एक बार थोड़ा सा देखेंगे। मैंने आपसे पूछा 1, यहां पूछा 3, यहां पूछा 5 और यहां पूछा 7, और कहां तक ये पद लिखे हुए हैं, n तक ये पद लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे इनका योग पूछता हूं, तो आप हमेशा कहना n स्क्वायर हो जाएगा, आप हमेशा कहना n स्क्वायर हो जाएगा। ये n क्या होता है, ये n होता है बच्चा आखिरी पद में, आखिरी पद में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। n कैसे निकल के आएगा, आखिरी पद में एक जोड़ के n से डिवाइड कर देना। वो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। हाँ 2n + 1 होता है, लेकिन अंतिम पद में n मान चुका हूं। अंतिम पद जो है वो n मत मानो, t मान लो। अंतिम पद जो है बच्चा वो t मान लो। तो इसका योग कैसे निकलेगा, n स्क्वायर इसका योग होता है। n कैसे निकलता है, आखिरी पद में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। आखिरी पद तो t है, इसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल की बात कर रहे हो तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूं। अगर मुझसे पूछा जाता है, मुझसे कहा गया 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे करके 57 लिखा हुआ है, क्या ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमसे पूछना चाह रहा है। अब बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। मैंने कहा इसका जो योग होता है वो n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर निकलेगा कैसे बच्चा, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू मैंने बताई है आखिरी पद में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। आखिरी पद में एक जोड़ के उसे 2 से डिवाइड कर देना। 57 और 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू 29 निकल के आ जाएगी। और अगर n की वैल्यू 29 आ चुकी है तो इसका वर्ग कर देंगे तो इन सब का योग निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, सम और विषम में डिफरेंस पता चला या नहीं। सम के केस में n कैसे निकलता है, आखिरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो n की वैल्यू आ जाएगी। अगर n की वैल्यू आ चुकी है तो n इंटू n + 1 जो होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है। ठीक उसी तरह अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो n की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर देना, वो योग निकल के आ जाएगा। n कैसे निकलेगा, आखिरी पद में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, वो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चा ये क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसी में एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं कि प्रथम n जो है वो विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। बच्चा जो लिख रहा हूं बस उसे कॉपी में लिख के और एक बार बाद में आप बस रिवाइज कर लेना, एक बार मेरे कहने से रिवाइज कर लेना। और यकीन मानना बच्चे, यकीन मानना कि कुछ भी आप लोगों का नहीं छूटेगा। जो सम का फॉर्मूला था वही विषम का फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, n आखिरी पद होता है। n क्या होता है, n बच्चा आखिरी पद होता है। ये पॉइंट लिख लो, बस ये पॉइंट लिख लो। मनोज वर्मा पिछले वाले में 2n + 1 होता है। भाई मैं अंतिम पद की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अंतिम पद t मान रहा हूं, मैं तो अंतिम पद t मान रहा हूं, है ना। तो पहले सुना करो ध्यान से मैं बोलना क्या चाह रहा हूं,
ठीक है भाई, चलो बात को समझेंगे मेरी। सबसे पहले विषम संख्या आपने हेडिंग डाला। विषम संख्या में मैंने बताया जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती वो सारी विषम संख्या कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया सबसे छोटी विषम संख्या मेरी 1 होती है। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे निकलता है, n स्क्वायर से निकलता है। n कैसे निकलता है, आखिरी पद में 1 जोड़ देंगे तो n निकल के आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। चौथी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे वही होता है जो सम संख्या का आपने बताया था, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6 होता है। अगर बच्चे n की बात करूं तो n जो होता है वो आखिरी पद होता है। बच्चा पॉसिबल नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं हर एक टर्म आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूं, कन्वे कर तो रहा हूं। हाँ बिल्कुल सेम होता है सचिन डागर, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है भाई, तो ये सारा विषम का था। विषम का आप लोग समझ चुके होंगे, कॉपी में लिख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो अगला जो पॉइंट है इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगला पॉइंट जो है वो है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चे, वो आपका अगला पॉइंट है। अगर किसी भी संख्या के 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड है, मैंने 2 नहीं, अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं बच्चे, तो वो संख्या मेरी भाज्य संख्या कहलाएंगी। अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो संख्या मेरी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। यानी 2 से ज्यादा फैक्टर क्या का मतलब क्या है, अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 बच्चा किन संख्याओं से डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 खुद अपने आप से भी डिवाइड होता है। यानी अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे बच्चा वो संख्या जो है मेरी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या आपसे पूछी जाती है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे पूछा जाता है, तो बच्चे आप लोग बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, वो 4 होगा। अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, यानी वो देसी भाषा में ये कहता है एक और अपने आप को छोड़ के किसी और से भी वो संख्या विभाजित होती है, तो वो संख्या मेरी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, तो जवाब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरा 4 होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चा अभाज्य संख्या होती क्या है। देखो कमेंट पे ध्यान मत देना, कमेंट पे ध्यान दोगे तो बच्चे चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर तो आप लोग मुझे ही ब्लेम करोगे, है ना, क्योंकि कमियां हम लोग अपने अंदर नहीं देखते हैं, सामने वाले को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो सचिन वर्मा, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 इसको बता दो। देखो दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बच्चे ये पूछता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और लगातार टर्म ऐसे n तक लिखी हुई है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 होता है। सचिन वर्मा भाई ध्यान से सुन लेना, अगर ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग पूछा जाता है तो ये होता है। दूसरी बात, अगर मैंने आपसे कहा सम या विषम का पूछा जाता है, जैसे उसने कहा प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उस केस में n इंटू एन प्लस 1 n+2/6 होता है। दोनों ही केस में n जो होता है वो आखिरी वैल्यू होती है, जो आखिरी वैल्यू दी हुई होगी वो n की वैल्यू होगी, यहां भी जो आखिरी वैल्यू दी हुई होगी वो n की वैल्यू होगी। अगर जैसे इसने सम का पूछा है ऐसे ही विषम का पूछ ले, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म है n का स्क्वायर, तो उस केस में भी यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चा दोनों में अंतर समझ में आ गया, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, ये ओड या इवन नंबर के स्क्वायर का सम है। बच्चे बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं।
अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो अभाज्य संख्या ये होती हैं बच्चे, प्राइम नंबर ये होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या बच्चे प्राइम नंबर कहलाती हैं या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब दो फैक्टर का मतलब क्या है, तो अगर मैं इसे देसी भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो इसका बस इतना सा मतलब है कि जो संख्याएं या तो केवल एक से विभाजित होती हैं और अपने आप से विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को बच्चा अभाज्य संख्या बोला जाता है। मैंने दो गुणनखंड आपसे बोला ना, तो दो गुणनखंड का मतलब यह है बच्चे, जो संख्या एक और अपने आप से विभाजित होती है, अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चा? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आपस में दोनों उल्टे हैं। अभाज्य संख्या तो किसी और से विभाजित नहीं होती, लेकिन भाज्य संख्या किसी और से भी विभाजित होती है। तो जब भाज्य संख्या पढ़ाया था तो मैंने बताया था दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, यानी दो से ज्यादा संख्याओं से वो विभाजित होने चाहिए। भाई दो से तो हर एक संख्या विभाजित होगी, एक से भी सभी हो जाएंगी और अपने आप से भी सभी होंगी। अगर इनसे अलग किसी से विभाजित हो गई तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी, और अगर इनसे अलग किसी से विभाजित नहीं हुई तो वो बच्चा अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहां आप लोग लिखेंगे जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट बच्चा इसी के अंदर लिखेंगे आप लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या कहलाता है? तो आप लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो कहलाती है। दो के साथ एक पॉइंट और लिखेंगे, दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। बच्चे एक पॉइंट और लिखेंगे, दो ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो बच्चे इवन प्राइम नंबर है बच्चे, नहीं तो सभी के सभी जो प्राइम नंबर होते हैं वो ओड ही होते हैं, वो विषम ही होते हैं। याद रखना बच्चे, पॉइंटों पे ध्यान देना, बुक पढ़ने का झंझट ही खत्म कर दूंगा, हर एक पॉइंट जो है आपके दिमाग में डाल दूंगा। जरूरत है तो साथ बने रहने की जरूरत है, जरूरत है तो दिमाग को खोलने की जरूरत है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? प्राइम नंबर में मैंने ये बताया कि जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह स्वयं होगा और एक एक होगा। अगर इन दोनों से ही केवल कोई संख्या विभाजित होती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो बच्चे दो होती है। दो के बारे में एक पॉइंट और बताया कि दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, वरना सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वरना सभी अभाज्य संख्या मेरी विषम संख्या होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना। भाई ये कौन है? देखियो इसे, कुशल साहू। सर इंग्लिश में भी बोला करो, सर इंग्लिश मीडियम कमेंट पढ़वाओ वालों का भी ध्यान रखो। भाई ध्यान और कैसे रखूं? ध्यान और सेवा वेवा करूं क्या? इंग्लिश मीडियम वालों की चाय पानी के साथ उनका स्वागत करूं? बच्चे बोल तो रहा हूं, हर एक टर्म को बोल तो रहा हूं, रिपीट तो कर रहा हूं, तीन तीन बार चार चार बार रिपीट कर रहा हूं। पता नहीं एक कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो यार आप लोग। इंग्लिश मीडियम वाले, अरे इंग्लिश मीडियम वालों का ध्यान है, लिखा तो भैया इतना बढ़िया प्राइम नंबर लिख रहा, अभाज्य संख्या लिख रहा, दो गुणनखंड होते हैं, मैंने लिख दिया दो फैक्टर होते हैं। यहां सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता दिया बच्चे 2 होता है। अजीब बात करते हो यार पांडे जी, तुम भी गजब के इंसान हो। चलो तीसरा पॉइंट बच्चे हम लोग लिख रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के ही अंदर हम लोग लिख रहे हैं। हमसे पूछा जाता है, सारी जो डिटेल मांगी जाती है वो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को लेकर मांगी जाती है।
सारी जो डिटेल मांगी जाती है वो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को लेकर बच्चा हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं 2017 का दिल्ली पुलिस का पेपर देख रहा था, तो दिल्ली पुलिस के पेपर में 2017 की बता रहा हूं बच्चे, 2020 की नहीं बता रहा हूं, 2017 की बता रहा हूं कि हर एक शिफ्ट में अभाज्य से क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन है। और किससे क्वेश्चन है? 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन है। किसी में यह पूछा है 50 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, किसी में यह पूछा है कि 1 से लेके 21 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और ज्यादा पुराने नहीं है, 2017 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए बच्चा याद रखना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को यह तो पता होगा कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या बच्चे टोटल 100 होती है। उनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 25 होती है। 25 अभाज्य संख्या होती हैं 1 से लेके 100 तक। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा कौन कौन सी होती है, तो एक बार मेरे साथ आप अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2, 3, 5। बच्चा मेरे साथ लिखेंगे, देखते हैं कौन पहले लिखता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 होगा बच्चा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा। ठीक है, 71 होगा बच्चे, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा, 97 होगा। क्या इनसे अलग कोई हम लोगों की छूट गई है? क्या इनसे अलग कोई अभाज्य संख्या हम लोगों की छूट गई है? क्या हम लोगों ने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्या 1 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती है? 1 से 100 के बीच जो होती हैं वो क्या अभाज्य संख्या जो होती हैं वो 25 होती हैं। ठीक है, अब बात को ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चे। आप लोगों से पूछ लेता है कि बताओ 20 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 20 से यहां से काउंट होंगी और 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछेगा, तो क्या आप इनको काउंट कर रहे होंगे? लेकिन अगर एक भी छूट गई ना गलती से, तो आंसर बच्चे गलत आ जाएगा। इसलिए इन 25 के बारे में आप लोगों को ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोगों से वो ऐसे तो नहीं पूछ सकता। आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जी ठीक है 1 से 100 तक तो आपने बता दिया, वो 1 से 100 तक तो हमारे भी याद है, लेकिन उसने ये पूछ लिया जी 1144 से लेके और 1072 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा बच्चा। बहुत बड़ा मेथड होता है, अभाज्य संख्या निकालने का तरीका जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। आप किसी एग्जाम को उठाओ, तो किसी एग्जाम का क्वेश्चन लाओ तो जिसमें यह पूछा हो कि 1100 से लेके 1900 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, कभी भी नहीं पूछेगा। वो हमेशा जो अप्लाई करता है 1 से 100 तक के क्वेश्चन ही यहां से बनाता है बच्चे। ठीक है, एक चौथा पॉइंट यहीं पे आप लोग लिख लेंगे। यहां चौथा पॉइंट मैं बता देता हूं, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप लोग जवाब देंगे 101 होगी। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा वो 3 होगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 5वां पॉइंट बच्चा इसी में लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे
सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बताएंगे बच्चा वो 997 होगी। क्या होगी? 997 होगी। 999 भाई 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। और कितने से विभाजित करोगे? 999 नहीं होता, 997 होता है। एक बता रहा जी 998 होता है। 998 हो सकता है ना? हो सकता है। लास्ट में फिर कह क्या रहे होंगे? लास्ट में कह रहे होंगे जी मामला ही खराब हो गया, मामला ही खराब हो गया, छोटी छोटी गलतियां हो गई, अब तो नंबर आना मुश्किल है। लास्ट में ये कहोगे बच्चा। अगर ऐसे करोगे तो पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, आपके साथ जी जान से जुटे हुए हैं। और यकीन मानना ये एनर्जी जो है ना, ये लास्ट के 3 महीने तक बिल्कुल कम नहीं होगी। ऐसे ही 3 महीने लगातार चलेगी और इस एनर्जी के साथ ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो जरूरत है तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ये सारी बात आप लोग पढ़ चुके हो, ये सारी बात आप लोग लिख चुके हो, जर्नल सी बात थी, आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम नंबर बच्चा अब 2-3 टाइप के होते हैं, उन्हें एक बार हम लोग देख लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो कॉमन सी चीज थी, इसे मिटा देता हूं एक बार। अगर मैं इसी में बात करता हूं कि 2 तरीके के हम लोगों को प्राइम नंबर पढ़ने हैं। एक तो बच्चा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर को हम लोगों को पढ़ना है, जिन्हें कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और एक दूसरा हम लोगों को पढ़ना है बच्चा ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है अभाज्य जोड़े, जिन्हें कहा जाता है अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोगों को देखना है कि क्या होता है बच्चा। अब आप कहोगे जी क्या इनसे यहां से क्वेश्चन बनता है? तो बिल्कुल बनता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर में यह दिखाऊंगा कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा अभाज्य जोड़े का एग्जाम्पल है या अभाज्य जोड़े का उदाहरण है। तो हम लोगों को देखना होता है, जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि अभाज्य जोड़े होते क्या हैं, तब तक हम एग्जाम्पल को कैसे छांट पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। अगर कोई आपसे यह पूछे, अगर कोई आपसे यह पूछे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप एक ही लाइन में डेफिनेशन दे दोगे। जिन भी संख्याओं का मैसेज जो है वो 1 होता है, उन्हीं संख्याओं को प्राइम नंबर बोला जाता है। अब सवाल यह उठता है जी मैसेज तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसे इस चैप्टर को समझाओगे, फिर कैसे इस पॉइंट को समझाओगे? तो उस पॉइंट को समझाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, जिन संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, वो सारी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। मैंने क्या कहा? जिन संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, वो क्या कहलाती हैं बच्चा? वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 और 3, क्या ये सहभाज्य संख्या है? आप कहोगे जी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसके अंदर, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। मैंने कहा 5 और 6, आपने कहा अब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये भी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। मैंने कहा 2 और 8, आपने कहा गलती मत कर देना, 2 और 8 में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, और जहां से 2 कॉमन आ जाएगा बच्चे, जहां से कुछ भी कॉमन आ जाएगा, वो सहभाज्य संख्या नहीं होती। वो क्या नहीं होती? वो सहभाज्य संख्या नहीं होती। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोग दिमाग में सेट करके रखेंगे कि हमारी सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बच्चा क्या पूछ रहा है भाई? एक बच्चे ने ऊपर पूछा है, हाँ इसी का कमेंट पढ़वाओ। ये कपिल ठाकुर सर, एक भी तो अपने आप से और एक से डिविजिबल है, तो एक अभाज्य क्यों नहीं है? कपिल ठाकुर शायद भाई आपने मेरी परिभाषा सुनी नहीं है, डेफिनेशन सुनी नहीं है। मैंने कहा जिस भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, वो सारी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्या एक के 2 फैक्टर हैं?
क्या एक के दो डिफरेंट फैक्टर हैं? एक का केवल एक ही फैक्टर है, वो केवल एक से डिवाइड होती है, इसलिए हम एक को अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अभाज्य की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, जिसके दो डिफरेंट बच्चा फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक कुछ भी नहीं है, एक खाली विषम संख्या आप लोग बोल सकते हो। ना तो एक को भाज्य के अंदर रखा गया है, ना एक को अभाज्य के अंदर रखा गया है, क्योंकि ना तो वो भाज्य की कंडीशन फुलफिल करता है, ना वो अभाज्य की कंडीशन फुलफिल करता है। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा? को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका में से एक होता है। में से एक का मतलब जिन संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो सारी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब बात है, दूसरी बात है कि अभाज्य जोड़े क्या होते हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चा ट्विन प्राइम नंबर के आप याद रखेंगे, ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें अंतर दो का होता है वो सारे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे जी एग्जांपल बताना, तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, अंतर दो का है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं बच्चा, अंतर दो का है। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है बच्चा, अंतर दो का है। 17 और 19 जो है दोनों प्राइम नंबर है, अंतर दो का है। 29 और 31 जो है दोनों प्राइम नंबर है, अंतर दो का है। यानी ऐसे प्राइम नंबर जिनमें अंतर दो का होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी बच्चा ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो बहुत आसान सी बात है। तो बच्चा एक क्वेश्चन मैंने यहां से देखा था, पता नहीं कौन से एग्जाम में देखा था, ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था किसी कंपटीशन के, तो उसमें देखा था कि 1 से लेके 100 तक आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 से लेके 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, यानी ऐसे कितने जोड़े होंगे जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का गैप है। तो ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। आज आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझे कि 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य जोड़े होंगे, यानी कितने ऐसे जोड़े होंगे जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का गैप होगा। पहला जोड़ा ये हो चुका है, दूसरा जोड़ा ये हो चुका है, तीसरा जोड़ा ये हो चुका है, चौथा जोड़ा ये हो चुका है, पांचवा जोड़ा ये हो चुका है। अब आपको आगे देखना है, आगे कौन सा जोड़ा आएगा। क्या 41 और 43 भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है? दोनों ही अभाज्य संख्या हैं बच्चे, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और दोनों में गैप कितने का है? तो दोनों में गैप भी बच्चा 2 का है। तो इसे किसके अंदर काउंट करेंगे? क्या इसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के अंदर काउंट करेंगे? तो सवाल होगा जी बिल्कुल काउंट करेंगे। तो ऐसा आपको आंसर देना है, 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य जोड़े होंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बता चुका हूं। अब कैसे किसी भी संख्या को पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो वो बच्चे वो पॉइंट बताऊंगा जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा, जब आपको विभाजिता का नियम पढ़ा दूंगा, तब उस पॉइंट को बताऊंगा कि कैसे किसी भी संख्या को हम लोग पहचाने कि ये अभाज्य है या नहीं है। वहां से भी क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि चारों ऑप्शन में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो हमें चेक करना होता है कि कौन सी हम लोगों की अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वो तरीका बताऊंगा बच्चे डिविजिबिलिटी रूल के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं तो ये पॉइंट बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने शुरू हो जाता है, यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले जब भी रेशनल नंबर की बात आती है, जब भी बच्चे परिमेय संख्या की बात आती है, तो हमेशा 3 पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। कोई किताबी भाषा नहीं होगी बच्चा, बिल्कुल देसी तरीके से आप लोगों को इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
अगर कोई संख्या जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है। अब P अपॉन Q के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, P अपॉन Q में ये P क्या होता है बच्चा, इसे न्यूमरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे न्यूमरेटर कहा जाता है, यानी हिंदी में इसे अंश बोला जाता है। अगर Q की बात करूं तो Q को क्या कहा जाता है, इसे बच्चा डिनोमिनेटर बोला जाता है, और हिंदी में इसे बात करूं तो हर बोला जाता है। अब ये मत कहना जी ये छोटी छोटी बात भी बता रहे हो बच्चा, ये मान के चला हूं कि आप मैथ में जो हो जीरो हो, इसलिए बच्चा छोटी छोटी बात बता रहा हूं। दूसरी बात ये है, टाइम हम लोगों के पास है 3 महीने का, आप लोगों से समय मांगा है। अर्थमेटिक सुबह में बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करा दूंगा, और एडवांस शाम में बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करा दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कोर्स को खत्म कराने की, और एक गिवन टाइम पीरियड में कैसे खत्म कराना है मेरी जिम्मेदारी है। मेरा मेन टारगेट है कि आप लोगों के हर एक बात समझ में आनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चा पूरी बुक खत्म कर लो और कुछ भी समझ में ना आए बच्चा, वो भी बेकार है। कुछ लिमिटेड पोर्शन खत्म करो और हर एक चीज समझ में आए तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन हम पूरी बुक को भी खत्म करेंगे और हर एक चीज समझेंगे भी, हमें ये टारगेट बना के रखना है, ठीक है। सबसे पहले P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। P न्यूमरेटर होता है, Q डिनोमिनेटर होता है। P अंश होता है, Q हर होता है। दो बातें मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं। जब बच्चे अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है किससे, हर से। जब P बड़ा होगा किससे, Q से। मैंने लिखा 7/5, तो क्या इसमें अंश जो है वो बड़ा है हर से। जब P बड़ा होता है Q से तो वो क्या कहलाता है बच्चे, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, तो आप कहेंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। कोई आपसे पूछे कि अनुचित भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बताएंगे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। बच्चे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसी भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न को बच्चे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कोई सी भी किताब से लगा लेना, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो, 4-5 दिन का टाइम दे दो, नंबर सिस्टम को खत्म हो जाने दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बुक से आपको क्वेश्चन करने हैं, जिस बुक से मन करे बच्चा उस बुक से क्वेश्चन लगा लेना, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो बच्चे मैंने ये आप लोगों को बता दिया। अब दूसरी पॉइंट यहीं पे उठता है, अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाता है, मान लो P जो है वो छोटा हो गया किससे, क्यों से। जैसे मैंने आपके सामने एक भिन्न लिखी बच्चा 5/6। जब P जो है अंश जो है वो छोटा होता है हर से, तो ऐसी भिन्न को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न को क्या बोला जाता है, ऐसी भिन्न को बच्चा प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, यानी कि उचित भिन्न बोला जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ऐसी भिन्न को उचित भिन्न बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्या क्या होती है। जो भी संख्या बच्चे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, और उसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी हर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर जी 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, तो वो बच्चे अनंत बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो बच्चा वो नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म बन जाएगी, इसलिए Q को नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है इसमें कि P और Q जो हैं वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, दोनों ही बच्चा इंटीजर होने चाहिए। सर बहुत स्लो चल रहे हो, थोड़ा स्पीड में चलो। भाई पहला दिन है यार, कल की क्लास हुई नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो। ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा जानते हो तो और बच्चों का भी थोड़ा सा ख्याल करो। ये नए नए अभी 12th पास करके आए हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो जब कोर्स खत्म कराने की गारंटी मेरी है, हर चीज की गारंटी मेरी है, तो ये बात तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा, शुरू का दिन है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो
अब मैंने ये तीन बातें लिखी हैं। आपने कहा जी एग्जाम्पल के साथ समझाओ कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, परिमेय संख्या होती क्या है। मैंने कहा भाई परिमेय संख्या तो ये तीनों पॉइंट होते हैं। तो आपने कहा जी एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैंने कहा जी अगर मैंने कोई संख्या लिखी 5/7, 5/7 लिखी तो क्या ये परिमेय संख्या है? आपने कहा जी जब आपने ये 3 पॉइंट बताई दिए तो मैं इन्हें चेक करूंगा पहले। क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? आपने कहा जी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा जी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या ये दोनों पूर्णांक दिए हुए हैं? बिल्कुल, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, यानी इसके साथ तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? ये मेरी परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पहला एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपसे पूछा भाई साहब √36/√49 क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? क्या ये मेरी परिमेय संख्या है? आपने कहा जी पहले इन पॉइंटों को देखने से पहले मैं इसको ही सॉल्व करना चाहूंगा। मैंने कहा भाई सॉल्व कर। तो 36 का बच्चे वर्गमूल क्या होता है? आपने कहा 6 होता है। 49 का वर्गमूल क्या होता है? आपने कहा 7 होता है। मैंने कहा क्या इससे भी आगे सॉल्व कर पाएगा? बोला जी अब मेरे बस की बात नहीं है, अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है? यानी P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, Q 0 के बराबर भी नहीं है और ये दोनों पूर्णांक भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आपके दिमाग में एक बात आई होगी जी ऐसे तो सारे ही हो जाएंगे, फिर परिमेय ही है सब कुछ, अपरिमेय क्या है? तो मैं बताता हूं बच्चे अपरिमेय क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां लिखा हुआ है √36 और यहां लिखा हुआ है √41। बच्चे मैंने आप लोगों से पूछा √36 और √41, तो बच्चे मैंने कहा कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपने कहा जी सॉल्व करूंगा पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल 6 होता है। मैंने कहा √41 यानी 41 का वर्गमूल कितना होगा? आपने कहा जी ये तो निकालना पड़ेगा, और जहां जवाब ये मिल जाए ये तो निकालना पड़ेगा। वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं बच्चे, इर्रेशनल नंबर होते हैं जिनका रूट एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं होता। वो सारी संख्याएं बच्चे क्या होती हैं? वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इर्रेशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल कहलाएंगे। रेशनल होने के लिए तीनों का बच्चे इन पॉइंटों का क्लियर होना जरूरी है। जिन रूट की एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को नहीं पता होती वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी बच्चा रेशनल नंबर कहलाते हैं। आपने कहा जी पॉइंट में लिख के बताना। मैंने कहा बच्चे 2.7। मैंने आपसे पूछा क्या ये मेरी परिमेय संख्या है? आपने कहा जी पहले इसे सॉल्व करूंगा। कैसे? पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 बढ़ाऊंगा। अब देखो बच्चा ये भिन्न बन चुकी है, चाहे इम्प्रॉपर भिन्न हो या प्रॉपर भिन्न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस भिन्न के साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं? तो आपने कहा जी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये जो भिन्न कहलाएगी ये रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा बच्चे। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास अब आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। कल हम लोगों का डिविजिबिलिटी रूल चलेगा और डिविजिबिलिटी रूल से ही मोस्टली क्वेश्चन हम लोगों के बने हैं। कल डेमो की आखिरी क्लास होगी बच्चे। आज भी भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूं कि लास्ट तक इसी एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे, इसी स्पीड के साथ पढ़ रहे होंगे और कोर्स को 3 महीने के अंदर अंदर ही हम लोग खत्म कर रहे होंगे। खत्म करना मेन टारगेट नहीं है, सिखाना मेन टारगेट है, और वो सिखा के आप लोगों को छोड़ूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। होमवर्क का क्वेश्चन 1 से 100 तक कितने अभाज्य जोड़े होते हैं ये जरूर बताएंगे। ओके, टाटा बाय बाय।